हेलो फ्रेंड्स, आज के एनएमआर के वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं व्हाट इज स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग और स्पिन स्पिन कपलिंग, जिसे कई बुक्स में N+1 रूल भी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली फॉर दोज रिसर्च पीपल who are trying to identify the structure of molecule। उनके लिए तो ये एक संजीवनी की तरह है। ये बेहद ही एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए देती है। तो फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल या ये जो भी N+1 स्प्लिटिंग रूल है, इसे समझने से पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे इथाइल आयोडाइड का। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ये जो दो प्रोटॉन्स है इनका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है और इन तीन प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट अलग है। तो फ्रेंड्स, हमें एनएमआर में कुछ इस तरह से दो पीक मिलने चाहिए। ये दो प्रोटॉन्स जो है ये आयोडीन से लगे हुए हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से लगे हुए हैं। तो ये जो दो प्रोटॉन्स है ये कैसे है, हाईली डीशील्डेड है, हाईली डीशील्डेड है। तो इनका पीक हमें क्या मिलेगा, डाउन फील्ड मिलेगा और अप्रोक्सीमेटली ये 3.2 के पास हमें पीक मिलता है और इन 3 प्रोटॉन्स का पीक हमें 1.8 के पास मिलता है। तो कुछ इस तरह का एनएमआर में हमें ग्राफ मिलना चाहिए था, बट इन रियलिटी ऐसा ग्राफ हमें नहीं मिलता है। पीक्स तो इन्हीं पोजीशन पे आते हैं, लेकिन ये सिंगलेट नहीं आते हैं, मल्टीप्लेट्स आते हैं। 1.8 पे 3 पीक्स आते हैं और 3.2 के ऊपर 4 पीक्स हमें मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मल्टीप्लेट्स मिल रहे हैं पीक्स के, ट्रिपलेट्स और क्वार्टेट्स, तो ये मल्टीप्लेट्स हमें क्यों मिल रहे हैं, इसका जवाब किधर से मिलता है, तो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग और स्पिन स्पिन कपलिंग से मिलता है। तो वो एग्जैक्टली क्या कहता है, those protons which are chemically equivalent resonant at same value of chemical shift, that is chemically equivalent protons show same resonance, but that resonance gets split into smaller peaks, that resonance gets split into smaller peaks, and this splitting depends on the number of नेबरिंग प्रोटॉन्स, यानी उसके नेबरहुड में जितने प्रोटॉन्स है उसके आधार पर इसकी स्प्लिटिंग एक्सप्लेन की जाती है। मान लो देयर आर n नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स, तो वो जो प्रोटॉन का सिग्नल है N+1 पीक्स में स्प्लिट होगा। यानी किसी प्रोटॉन को अगर n नेबर्स है तो उसका पीक जो है N+1 स्मॉलर पीक्स में स्प्लिट होगा। अभी ये पिक्चर आपको क्लियर हुआ होगा कि ये मिथिलीन के जो दो प्रोटॉन्स है उनके नेबरहुड में 3 प्रोटॉन्स है मिथाइल ग्रुप के। तो ये इसका जो पीक है n, यानी कितना आया इधर, 3 प्रोटॉन्स है। तो दिस पीक ऑफ Ha will further split into 4 peaks, यानी हमें इधर क्या मिलेगा, क्वार्टेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर सिमिलरली इन प्रोटॉन्स को अगर आप देखेंगे तो इसके नेबरहुड में 2 प्रोटॉन्स है, तो इधर हमें क्या मिलने वाला है, ट्रिपलेट मिलने वाला है। और एक एग्जांपल देता हूं मैं, तो आपको ये प्रिंसिपल और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। CH3CHBr अगर आप इधर ऑब्जर्व करोगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ये जो 6 प्रोटॉन्स है ये सेम टाइप के हैं और ये एक प्रोटॉन है, ये एक सेम टाइप का है, दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। तो फ्रेंड्स, इन 6 प्रोटॉन के लिए एक ही नेबर है, इन 6 प्रोटॉन के लिए एक ही नेबर है, यानी n=1 है। तो इसके हमें कितने पीक्स मिलेंगे, 2 पीक्स मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं डबलेट। और जब इस प्रोटॉन को अगर ऑब्जर्व करोगे, इसके लिए नेबर्स है 6, तो इसके पीक हमें मिलेंगे 7, जिसे हम कहते हैं सेप्टेट। तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ये जो हाइड्रोजन एटम है इस कार्बन से जुड़ा है, जो कि डायरेक्टली ब्रोमीन से जुड़ा है, तो इसका जो पीक होगा मोर डाउन फील्ड होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा और ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को इस प्रोटॉन के ऊपर जाने देगा। तो प्रोटॉन ज्यादा प्रेसेस होगा तो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी डाउन फील्ड होगी, डाउन
फील्ड होगी और इधर हमें क्या मिलने वाला है, इसका सेप्टेट मिलने वाला है। तो वो कुछ इस तरह से ये सेप्टेट बन जाएगा। और इस 6 प्रोटॉन का हमें क्या मिलने वाला है, डबलेट मिलने वाला है। तो ये जो पीक आएगा थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो इस तरह का हमें कुछ ग्राफ मिलेगा फ्रेंड्स, यानी जितने नेबरिंग प्रोटॉन्स है तो उसमें एक ऐड करके उतने हमें पीक्स मिलने वाले हैं। यानी ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलने वाली है कि मल्टीप्लेट अगर हमें उधर ऑब्जर्व हो रहे हैं तो उस प्रोटॉन का नेबरहुड पता चल रहा है। हमें क्या पता चल रहा है, उस प्रोटॉन का नेबरहुड, यानी उसके नेबरिंग कार्बन के ऊपर कितने प्रोटॉन्स है, इसकी इंफॉर्मेशन किधर से मिल रही है, तो इस स्प्लिटिंग से मिल रही है। तो फ्रेंड्स ये दिस वाज ऑल अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ द पीक। लेकिन ये स्प्लिटिंग एग्जैक्टली हो क्यों रही है, ये इस स्प्लिटिंग के पीछे का रीजन क्या है, तो इस रीजन की गहराई में जाके हम देखते हैं फ्रेंड्स। जब भी कोई प्रोटॉन के नेबरहुड में कोई प्रोटॉन है तो दो बातें हो सकती है। चलो तो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। ये 2 कार्बन एटम्स है, मान लो इसके ऊपर एक प्रोटॉन है, वो कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, मान लो इसे हम ए नाम देते हैं, और ये कुछ इस तरह से स्पिन कर रहा है, इसकी स्पिनिंग डायरेक्शन ये है। और ये वाला जो है ये बी प्रोटॉन है, तो ये बी प्रोटॉन एक तो इसी के डायरेक्शन में स्पिन करेगा या इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेगा। मान लो ये इसी की डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। और दूसरी भी केस इमीडिएटली ले लेंगे हम लोग। दूसरी केस में प्रोटॉन क्या कर रहा है, ये तो फिक्स है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर दिया, इसकी स्पिन क्वांटम नंबर इसका हाफ है। दूसरा वाला केस में बी जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, दूसरे वाले केस में ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, देखो जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इसकी स्पिनिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है ये अलाइन तो करेगी या अपोज करेगी। अगर इसकी स्पिनिंग मोशन इसी की डायरेक्शन में है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, अलाइन करेगी, और ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस प्रोटॉन तक पहुंचेगी। यानी ये डी शील्ड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डी शील्ड हो रहा है। और इधर इसकी स्पिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, इस प्रोटॉन की भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाली है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करने वाली है, अपोज करने वाली है, जिस वजह से यहाँ तक कम मैग्नेटिक फील्ड पहुंचने वाली है। इसलिए ये खुद को शील्डेड फील करेगा, ये प्रोटॉन क्या होगा, शील्डेड फील करेगा। मान लो कि ये जो ए प्रोटॉन है इसके नेबरहुड में कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो ये कुछ एक्स के ऊपर इसका पीक हमें मिल रहा है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन, अगर नेबरिंग प्रोटॉन इसको अगर डीशील्ड कर रहा है तो इसका पीक डाउन फील्ड शिफ्ट होगा, इसका पीक थोड़ा सा डाउन फील्ड शिफ्ट होगा। और इसको अगर शील्ड कर रहा है तो इसका पीक अप फील्ड शिफ्ट होगा। तो इस तरह से ये नेबरिंग प्रोटॉन के स्पिनिंग मोशन की वजह से जो प्रोटॉन अंडर स्टडी है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर असर हो रहा है। इसी असर को हम कहते हैं कि दीज टू प्रोटॉन्स आर कपलिंग विथ ईच अदर। ये 2 प्रोटॉन्स में क्या हो रहा है, कपलिंग हो रहा है, इसी को कहते हैं कपलिंग बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। और इस कपलिंग की वजह से इधर हमें 2 पीक्स मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि ये जो प्रोटॉन है इस नेबरिंग प्रोटॉन को क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है, उसकी स्पिनिंग मोशन को ये सेंस कर रहा है थ्रू बॉन्ड। अगर इसकी स्पिनिंग डायरेक्शन उसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो रही है
तो वो डीशील्ड होके डाउन फील्ड शिफ्ट हो रहा है, और अगर इसकी स्पिनिंग मोशन इसे अपोज कर रही है तो वो शील्डेड फील करके अप फील्ड अपने पिक को शिफ्ट कर रहा है। और इस सेंसिंग को ही, ये जो प्रोटॉन एक दूसरे को सेंस करते हैं, दीज टू प्रोटॉन्स नेबरिंग प्रोटॉन्स सेंस ईच अदर, इसी सेंसिंग को कहते हैं कपलिंग। इसी सेंसिंग को कहते हैं फ्रेंड्स कपलिंग, और जो कि साइंटिस्ट के लिए इट इज नथिंग लेस देन अ संजीवनी। तो ये था प्रिंसिपल और रीजन बिहाइंड कपलिंग, कि ये कपलिंग होती क्यों है। तो फ्रेंड्स हम इथाइल आयोडाइड जो अभी हमने एग्जांपल देखा था, उसमें ये जो 3 और 4 पीक कैसे बनते हैं इसकी गहराई में जाके देखेंगे। तो फ्रेंड्स मान लो मिथिलीन प्रोटॉन का हम एग्जांपल लेंगे, इसके बगल में 3 प्रोटॉन्स है। इसके बगल में कितने प्रोटॉन्स है? 3 प्रोटॉन्स है। तो 3 प्रोटॉन्स अगर है तो इसमें कितनी बातें हो सकती है? तीनों के तीनों इस HA के लिए हम देखते हैं, इन 2 प्रोटॉन्स के लिए ये तीनों के तीनों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर सकते हैं, या फिर 2 प्रोटॉन्स अलाइन कर सकते हैं, एक अपोज कर सकता है, या फिर एक ही अलाइन कर सकता है और 2 अपोज कर सकते हैं, या फिर तीनों के तीनों अपोज करेंगे। इस तरह से सिनारियो बनेगा। और जब ये एक ही अपोज करने वाला है तो वो कोई भी प्रोटॉन हो सकता है, ये भी अपोज कर सकता है, ये भी अपोज कर सकता है, ये भी अपोज कर सकता है। तो इधर टोटल केसेस कितने बनेंगे? इसके 3 केसेस बनेंगे। सिमिलरली इसके भी, जो भी एक प्रोटॉन अलाइन कर रहा है फील्ड के साथ, इसके भी कितने केसेस बनेंगे? 3 केसेस बनेंगे। और तीनों के तीनों अपोज जो करेंगे इसकी तो एक ही केस बनेगी, यानी इसकी एक केस बन रही है, इसके 3 केसेस बन रहे हैं, इसके 3 केसेस बन रहे हैं, और इसकी एक ही केस बन रही है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इन दोनों के लिए जो क्वार्टेट मिलने वाला है, इन 2 प्रोटॉन्स के लिए जो क्वार्टेट मिलने वाला है, इसके जो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड राइट के जो 2 पीक्स है उनका एरिया अंडर द कर्व, उनकी साइज देखो सेम है, उनका इंटीग्रल वैल्यू सेम है। वेरएज ये जो 3 दिखा रहे हैं इनकी भी इंटीग्रल वैल्यू देखो सेम है। स्पिन क्वांटम नंबर अगर देखेंगे तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा हर एक का 1/2 1/2 1/2, तो इसका हो जाएगा 3/2। अभी इधर ये एक वाला 1/2, ये 1/2 को अपोज कर रहा है, तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर रिजल्टेंट आएगा +1/2। इधर 2 एक दूसरे को अपोज करके एक ही अपोजिट है, तो इसका -1/2, और इसका रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर आएगा -3/2। और इनके रेशियोज अगर आप देखेंगे इंटेंसिटी के 1:3:1, और इसी से हमें पता चलता है कि प्रोटॉन्स का रिलेटिव नंबर कितना हो सकता है, रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये तो रहा क्विंटेट के बारे में। जैसे जैसे पीक्स बढ़ेंगे तो उनमें इंटेंसिटी रेशियो क्या रहेगा वो हमें इस पास्कल ट्रायंगल से बहुत इजीली मिल जाता है। आई होप पास्कल ट्रायंगल बनाना सभी को आता है। ब्रीफली मैं इधर बता देता हूँ। तो सबसे पहले सिंगलेट के लिए हम ये एक इधर ऐसे दिखा देंगे। जब डबलेट होगा तो दोनों का एरिया अंडर द कर्व सेम होगा। जब ट्रिपलेट बनेगा तो इधर एक निकाल दो, इधर एक निकाल दो, और इन बिटवीन जो 2 है इसका एडिशन इधर लिख दो, यानी 1:2:2:1। और जब ये क्वार्टेट है, 4 पीक है, तो सबसे एक्सट्रीम में हमें एक एक लिखना है, और इस रो में जो भी इन बिटवीन लिखना है ये इसके ऊपर के रो में एडजेसेंट इमीडिएटली लेफ्ट एंड राइट में जो 2 है उनका एडिशन करके इधर लिख देना है। तो इनका रेशियो क्या आएगा 1:3:3:1। अगले वाले के लिए सिमिलरली 1 इधर आएगा, ये 4 आएगा, ये 6, ये 1 4 6 4 फॉर पेंटेट। 5 पीक के लिए क्या आएगा 1 4 6 4 1। इस 5 पीक्स को कहते हैं क्विंटेट। सॉरी, इट्स नॉट पेंटेट, इट्स क्विंटेट। इट इज कॉल्ड एज क्विंटेट। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट स्पिन स्प्लिटिंग।
तो स्पिन स्प्लिटिंग से केमिस्ट और रिसर्च स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स को ये एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि कितने तरह के इसमें प्रोटॉन्स है और उन प्रोटॉन्स के कितने तरह के नेबर्स है। ये जो तीन इंपॉर्टेंट चीज है स्पिन स्प्लिटिंग से पता चलती है। सबसे पहली तो चीज है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से, ये जो स्प्लिट होने वाले सिग्नल है उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू से पता चल जाता है कि टाइप ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन किस तरह का है। और नंबर ऑफ मल्टीप्लेट्स, नंबर ऑफ पीक्स के आधार पर हमें पता चलता है नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं। और थर्ड इंटेंसिटी, ये सिग्नल की इंटेंसिटी से हमें पता चलता है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोटॉन। तो फ्रेंड्स ये सारे एक के बाद एक टूल्स हम देख रहे हैं कि एनएमआर के ग्राफ को इंटरप्रेट करने के लिए हमारा मेन पर्पज क्या है, एनएमआर के ग्राफ को इंटरप्रेट करना है, एनएमआर के ग्राफ को इंटरप्रेट करना है। इस इंटरप्रिटेशन के लिए हमें इन सब चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ केमिकल शिफ्ट, अलग अलग कंपाउंड्स के ऊपर केमिकल शिफ्ट क्या क्या असर दिखाता है, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन केमिकल शिफ्ट, और ये स्पिन स्प्लिटिंग या और कपलिंग। अभी आगे हम देखेंगे कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, यानी ये जो पीक स्प्लिट हो रहे हैं इसमें जो डिस्टेंस रहेगा इसे कपलिंग कांस्टेंट जे कहा जाता है। ये क्या होता है इसके बारे में हम गहराई से देखेंगे। सो एज टू एनेबल आवरसेल्व्स टू इंटरप्रीट द ग्राफ ऑफ एनएमआर, हमारा मेन पर्पज ही यही है कि एनएमआर के ग्राफ को हमें इंटरप्रीट करना आना चाहिए, सो एज टू रीच अप टू द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पिन स्प्लिटिंग और n+1 रूल। अगले सेशन में हम देखेंगे कपलिंग कांस्टेंट। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।